हेलो दोस्तों, मैं सिखिल सर आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स वर्ल्ड में आपका स्वागत है। जैसा कि हम लोग ने वर्क पढ़ रहे हैं, वर्क एनर्जी एंड पावर, उसमें हम लोग ने 2 लेक्चर्स पढ़ चुके हैं जिसमें हम लोग ने कांस्टेंट फोर्स में जैसे वर्क निकालते हैं उसको पढ़ा था। और अब हम लोग उसके बाद सीखे थे कि अगर फोर्स वेरी करे डिस्प्लेसमेंट के साथ साथ तो हम लोग किस तरह से वर्क डन फाइंड करेंगे, और उसके फिर हम लोग ने इंटीग्रेशंस मेथड पढ़े थे। अब हम लोग देखते हैं कि कैसे उसके आगे हम लोग काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, वर्क एनर्जी थ्योरम कैसे काम करेगी, वो सब चीज़ें समझनी है हम लोग को। अच्छे से देखेंगे, प्यार से समझेंगे, ठीक है। गतिज ऊर्जा, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि काइनेटिक एनर्जी क्या है। काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी या गतिज ऊर्जा किसे कहते हैं? देखो, एनर्जी जो टर्म है वो एनर्जी को क्या बोलते हैं। जैसे जब भी टर्म आता है एनर्जी क्या है, तो एनर्जी शब्द से हम लोग इसको कैसे निकालते हैं कि अगर आपके पास एनर्जी है तो आप वर्क कर रहे हो। जैसे अगर मान लो आपके पास एनर्जी है, तभी आप जैसे आप खाना खा रहे हो, आप एनर्जी स्टोर कर रहे हो, देन आप वर्क कर रहे हो। वर्क करने के बाद आप एनर्जी खर्च करते रहो। इसका मतलब अगर एनर्जी ज़्यादा है तो वर्क आप ज़्यादा करोगे, एनर्जी कम है तो वर्क कम करोगे। इसका मतलब एनर्जी जो है वो एक्चुअल में कार्य यानी वर्क करने की जो कैपेसिटी है उसको हम एनर्जी कहेंगे। एक्चुअल में एनर्जी हम किसे कहेंगे? एनर्जी का बेसिक मतलब ये है कि जो हम काम कर रहे हैं, जो हम वर्क कर रहे हैं, वो कितनी कैपेसिटी है उसको करने की, कितना कर सकते हैं हम काम, कितना वर्क कर सकते हैं, दैट इज़ एनर्जी, है ना। तो कहते हैं ना द कैपेसिटी टू डू वर्क, कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? ऊर्जा या एनर्जी कहते हैं। तो बात हम करेंगे एनर्जी पे। एनर्जी में हम लोग अब सीधा हम आ जा रहे हैं काइनेटिक एनर्जी पर। वास्तव में एक्चुअल में जब हम एनर्जी के टर्म आते हैं तो हम लोग जानते हैं मैकेनिकल एनर्जी, है ना, वो हम लोग आगे बात करेंगे उस पर। मैकेनिकल एनर्जी 2 पार्ट में होती है, एक तो होता है काइनेटिक एनर्जी और एक होती है पोटेंशियल एनर्जी। तो 2 चीज़ हम लोग को पढ़नी है इसमें। एक तो होती है जब मैकेनिकल एनर्जी की बात की जाती है, मैकेनिकल मतलब यांत्रिक ऊर्जा। मैकेनिकल एनर्जी की जब बात की तो ये 2 पार्ट की होती है, एक होती है काइनेटिक एनर्जी और एक होती है पोटेंशियल एनर्जी यानी स्थितिज ऊर्जा। तो हम लोग को पढ़ना है काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, दोनों अलग अलग पढ़ना है, एक एक करके अच्छे समझेंगे। तो उसी का एक टर्म है काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हम लोग डायरेक्ट इसी पे आते हैं। अब काइनेटिक एनर्जी पे बहुत ज़्यादा उसमें घुसने की जरूरत नहीं है, एक एक चीज़ करके आराम से समझेंगे। तो काइनेटिक एनर्जी क्या है? काइनेटिक का नाम ही आ रहा है, काइनेटिक मतलब कोई चीज़ गति में हो, कोई चीज़ मोशन में हो, दैट इज कॉल्ड काइनेटिक्स। तो गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी हम किसे कहेंगे? अगर कोई बॉडी मोशन में है, चाहे अपना हम हाथ हिलाएं तो हम कहेंगे मेरे इस हाथ में काइनेटिक एनर्जी है, हम चल रहे हैं तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी है। कोई भी चीज़ इस दुनिया में जो भी चीज़ है, अगर वो मोशन में है, अगर वो चल रही है, अगर वो उसकी वेलोसिटी कुछ है, अगर उसका कुछ वेग है, उसकी कुछ चाल है, तो हम कहेंगे हम उसकी काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे। मेरी बात समझ में अच्छे से आ रही होगी। मैं आपसे ये समझाना चाह रहा हूँ कि काइनेटिक एनर्जी तब होगी जब कोई बॉडी मोशन में होगी। जब कोई बॉडी मोशन में होगी तो हम कहेंगे उसके पास काइनेटिक एनर्जी है। तो जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो बराबर होती है हाफ m v डॉट प्रोडक्ट v का v के साथ। अब ये कंफ्यूज मत होना, v डॉट v का ये क्या लिख दिया, एक्चुअल में v डॉट v को ही v स्क्वायर लिख देते हैं। यहाँ पे एक्चुअल में हाफ जैसे m v स्क्वायर ही होगा, लेकिन यहाँ पे ये v डॉट v का मतलब क्या है कि v का v के साथ डॉट प्रोडक्ट हो रहा है, क्योंकि ये वेलोसिटी है, बट हम डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो हम ये लिख रहे हैं ऐसा, ये जो है उसका परिमाण हो जाएगा, क्योंकि वास्तव में हमने यहाँ पे उसका परिमाण लिख रहे हैं। जैसे अगर हम v डॉट v को ओपन करेंगे तो क्या लिखेंगे? तो हम लिखेंगे v का मैग्नीट्यूड, फिर v का मैग्नीट्यूड, फिर दोनों, क्योंकि v ही है तो दोनों के बीच का एंगल cos 0 होगा, तो ये हो जाएगा v का मैग्नीट्यूड v का मैग्नीट्यूड v, तो आ जाएगा v स्क्वायर। मेरी बात समझ में आ रही होगी अच्छे से कि मैं आपसे ये समझाना चाह रहा हूँ कि v डॉट v इज v स्क्वायर, v डॉट v इज v स्क्वायर। सो the kinetic energy is half m v dot v, it means half m v square. It means if any body has a motion, मतलब अगर बॉडी
is in motion, then we say that the particle have some kinetic energy, कि कुछ ना कुछ उसके पास गतिज ऊर्जा होगी, और वो जो गतिज ऊर्जा है, वो जो काइनेटिक एनर्जी होगी, वो हाफ mv² होगी। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है, यहाँ पे v जो है वो अब स्पीड है। क्या है? स्पीड है, ना कि वेलोसिटी है। और कहीं ना कहीं ये जो स्पीड है वो कौन सी स्पीड है? अगर आपसे कहा जाए तो ये जो है वो इंस्टेंटेनियस स्पीड है, यानी तात्क्षणिक चाल है। ये कौन सी स्पीड है? इंस्टेंटेनियस स्पीड का मतलब किसी पर्टिकुलर टाइम पर क्या स्पीड है उसकी, दैट इज इंस्टेंटेनियस स्पीड, यानी तात्क्षणिक चाल। और जो तात्क्षणिक चाल होगी वो होगी v। मेरी बात को एकदम क्लियर कट समझ लो अच्छे से कि v यहाँ पे स्पीड है, और कौन सी स्पीड है? इंस्टेंटेनियस, मतलब किसी टाइम पर जो स्पीड होगी वो, और उस समय जो उसकी काइनेटिक एनर्जी होगी वो होगी हाफ mv²। जैसे अगर हम कंफ्यूज ना हो तो मैं आपको कहूँ कि मान लो एक ऑब्जेक्ट है, सर्कुलर मोशन कर रहा है। मान लो एक ऑब्जेक्ट है ऐसे, वो सर्कुलर मोशन ऐसे ऐसे घुमा रहे हैं रस्सी से उसको। अब मान लो ये रस्सी से घूम रहा है, इसकी वेलोसिटी नहीं बदल रही है, यहाँ पे ये 2 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है, घूम कर यहाँ आ जाता है। अब ये चल रहा है फिर से 2 मीटर पर सेकेंड से, और इसका मास है मान लो 2 किलोग्राम। तो आपसे कहा जाए बताओ यहाँ पे इसकी काइनेटिक एनर्जी, ये ए पॉइंट मान लो, ये बी पॉइंट मान लो, और हम आपसे अगर कहें बताओ ए पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी कितनी है, तो आप कहोगे सर ए पॉइंट पे जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो होगी हाफ m इंटू वी का स्क्वायर, दैट इज 2 का स्क्वायर, तो 2 इंटू 2, 2 से ये 2 कट गया तो आ गया 4। अगर हम आपसे कहें बी पे बताओ काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, तो बी पे भी आप क्या लिखोगे? हाफ m v, यानी 2 इंटू 2, तो फिर से 4। तो कहने का मतलब ये है कि जो है काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे भी सेम है और यहाँ पे भी सेम है। सर कहोगे सर डायरेक्शन तो लेकिन बदल रही है। सर यहाँ पे ये इधर जा रहा था और यहाँ पे ये इधर जा रहा है, इसका मतलब सर डायरेक्शन बदल रही है, तो इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी अलग अलग नहीं। हम आपसे क्या क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो उसके स्पीड पर डिपेंड करेगी, इंस्टेंटेनियस स्पीड, ना कि इसकी वेलोसिटी पे। वेलोसिटी पे करती तो यहाँ पे स्पीड, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी अलग होती है, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी अलग होती है। कैसे पॉसिबल भाई? आप सोचो ना, मतलब यहाँ पे जो इसकी एनर्जी है वो अलग है, यहाँ पे इसकी एनर्जी अलग है, ऐसा थोड़ी ना भाई। सेम वेलोसिटी से मोशन कर रहा है तो यहाँ पे जितनी एनर्जी है वही एनर्जी, कुछ बदला थोड़ी ना। जैसे अगर हम आपको समझाने का प्रयास ऐसे करें तो आप इसको ऐसे समझो कि काइनेटिक एनर्जी जो है, क्या चीज़? काइनेटिक एनर्जी में जो वेलोसिटी है, ये v जो है वो वेलोसिटी नहीं है, ये इंस्टेंटेनियस स्पीड है, यानी तात्क्षणिक चाल है। कंफ्यूज मत होना, हाफ mv² में v जो है वो स्पीड है, ना कि इस वेलोसिटी यानी वेग। बात समझ में आ रही? अच्छा, 2-3 चीज़ें हैं। एनर्जी की यूनिट क्या होगी? जैसे अगर मैं आपसे कहूँ इसकी, ये तो क्लियर है, मिटा देता हूँ, है ना। अच्छा, यहाँ पे अगर मैं आपसे कहूँ कि यूनिट बताओ, तो यूनिट अगर हम निकालनी हो एनर्जी की, एनर्जी, अब हम एनर्जी की यूनिट निकालेंगे तो सबके लिए सेम होगी, चाहे वो काइनेटिक एनर्जी हो, चाहे वो पोटेंशियल एनर्जी हो, चाहे वो हीट एनर्जी हो। एनी टाइप ऑफ एनर्जी हैव सेम यूनिट, सेम डायमेंशन फार्मूला। तो यूनिट अगर हम देखते हो तो इसके निकालें तो हो जाएगा क्या? किलोग्राम। किलोग्राम एम का क्या होगी यूनिट? किलोग्राम। मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, तो मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। सिंपल दिख रही है। डायमेंशन फॉर्मूला जब निकालोगे तो आएगा mL2 T-2, ये हो जाएगा। क्लियर है? चलो, ये समझ में आ गया होगा अच्छे से। काइनेटिक एनर्जी सिंपल निकालना, किसी पॉइंट पे आप स्पीड पता हो, आपको मास पता हो, तो सिंपली आप इस फॉर्मूले में रखकर काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हो। कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं आएगी। समझ में आ रहा है? सिंपल। कोई बॉडी अगर मोशन में है तो उसमें काइनेटिक एनर्जी होगी। काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? वो हाफ mv² होगी। सिंपल। m मास है, v इंस्टेंटेनियस स्पीड यानी तात्क्षणिक चाल है। एकदम क्लियर कट मैंने आपको समझा दिया। और एक जैसे आपसे पूछे एनर्जी कैसी, किस प्रकार की राशि है, किस प्रकार की क्वांटिटी है, तो वो एक स्केलर क्वांटिटी है, यानी अदिश राशि है।
यानी इसमें कोई दिशा नहीं है, इसमें कोई वैल्यू होगी इसकी बट कोई दिशा, ऐसा नहीं तो नहीं कहेंगे काइनेटिक एनर्जी इधर की तरफ है, इधर की तरफ, ऐसा थोड़ी ना। काइनेटिक एनर्जी किसी पर्टिकुलर सिचुएशंस पर होती है। अच्छा यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी, इस समय इसकी काइनेटिक एनर्जी इतनी है, इस समय इसकी इतनी है। तो एनर्जी इज नॉट हैव एनी डायरेक्शन, एनर्जी की कोई डायरेक्शन नहीं होगी। क्लियर कट है। चलो, कभी कभी देखने में लगता है कि वेलोसिटी उधर से जा रहा है तो उसकी उस डायरेक्शन में एनर्जी इतनी, ऐसा नहीं। एनर्जी किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर होती है। चलो, एनर्जी क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग समझते हैं अच्छे से वर्क एनर्जी थ्योरम क्या है। वर्क एनर्जी बहुत इम्पॉर्टेंट, बहुत समझने वाली कॉन्सेप्ट है, मतलब मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट है, समझो इस पूरे चैप्टर का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आप ऐसे समझ सकते हो क्योंकि ये हर जगह अप्लाई होगा। अभी मैं आगे बताऊंगा तो हर जगह अप्लाई होगा, इसका मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट रखेगा कई तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने में, कई तरह की चीज़ों को समझने में। सो वर्क एनर्जी थ्योरम इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है, ऑफ दिस चैप्टर। अब एग्ज़ाम की दृष्टि से भी इम्पॉर्टेंट है। एग्ज़ाम में मतलब हम कह सकते हैं 60% 70% चांसेस है कि आ सकता है, और नॉर्मली भी इम्पॉर्टेंट है आपकी फिजिक्स के दृष्टि से भी। तो अच्छे से समझेंगे, है ना, एक एक करके एकदम आराम से, कोई कन्फ्यूज़न नहीं रखेंगे, क्लियर कट आपको समझ में आ जाएगा। तो ध्यान से सुनना आप इस वीडियो को। तो वर्क एनर्जी थ्योरम, इसको हिंदी में बोलते हैं कार्य ऊर्जा प्रमेय। कार्य ऊर्जा प्रमेय पहले आसान तरीके से समझते हैं। पहले हम मानते हैं फॉर कांस्टेंट फोर्स। कांस्टेंट फोर्स, कांस्टेंट फोर्स का मतलब नियत बल अगर है, क्या है, नियत बल अगर है, अगर बल नियत है तो हम क्या करेंगे, कैसे समझेंगे, क्या करेंगे, कैसे निकालेंगे, वो देखना है, ठीक है। समझते हैं। मान लो कि एक ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, ठीक है, मान लो हम कहें ये 2 किलोग्राम का है। कितने किलोग्राम का है? 2 किलोग्राम का है मान लो, और ये आगे की तरफ जा रहा है, मान लो 2 मीटर पर सेकंड से जा रहा है। कितने मीटर पर सेकंड से जा रहा है? 2 मीटर पर सेकंड। मान लो बॉडी का एक्सेलरेशन है, ए है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है, कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, अभी तक क्लियर है। और किसी समय पे 5 सेकंड में बॉडी की वेलोसिटी कुछ v हो जाती है, ठीक है, और मान लो ये डिस्टेंस कितना ट्रैवल करता है, d। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्लियर कट होगा। तो पहले हम 1-2 चीज़ निकाल लेते हैं, अब पढ़ चुके हो, v और d, उसके बाद क्वेश्चंस को समझते हैं, करते हैं। मैं क्वेश्चन से आपको इस थ्योरम को समझाने का प्रयास करूंगा, तभी आप बेहतर तरीके से उस चीज़ को समझ पाओगे, मुझे ऐसा लगता है। तो पहले हम कांस्टेंट फोर्स को समझेंगे, फिर हम लोग वेरिएबल फोर्स पे जाएंगे, उसको थोड़ा सा टिपिकल वे में तब समझेंगे, और फिर उसको हम लोग जनरलाइज वे में चीज़ों को करेंगे। जनरलाइज वे का मतलब क्या होता है कि हम उसको पूरे ओवरऑल, चाहे कांस्टेंट हो, चाहे वो इंस्टेंटेनियस हो, चाहे जैसे हो वैसे हम लोग करके इसको अच्छे से, ठीक है। तो मान लो ये 2 किलोग्राम की एक वस्तु है, 2 मीटर पर सेकंड से जा रही है। तो आपसे कहा जाए कि हमको क्या क्या दिया है, तो आप कहोगे सर हमको जो है प्रारंभिक वेग यानी इनिशियल वेलोसिटी दिया है। इनिशियल वेलोसिटी मतलब प्रारंभिक वेग, इनिशियल वेलोसिटी दिया है 2 मीटर पर सेकंड यानी u दिया है 2 मीटर पर सेकंड। एक्सेलरेशन यानी a दिया है, त्वरण दिया है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। समय यानी टाइम दिया है 5 सेकंड, टाइम दिया है 5 सेकंड। फाइनल वेलोसिटी v पूछ रहा है, और डिस्टेंस d पूछ रहा है, डिस्प्लेसमेंट कह सकते हो, जो भी पूछ रहा है, ठीक है, 2 चीज़ पूछ रहा है आपसे। तो आप सिंपल तरीके हैं कि v निकालना है तो फर्स्ट इक्वेशन लगा दो, तो इक्वेशन ऑफ मोशन, कौन सा? फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो फर्स्ट अगर लगाएंगे तो फर्स्ट क्या है, v बराबर u प्लस ए टी। v बराबर u प्लस ए टी अगर हम सिंपल तरीके से लगाएं तो आप सिंपल है v इज इक्वल टू u कितना है, तो u है कितना, 2 मीटर पर सेकेंड। u कितना है, 2 मीटर पर सेकेंड, तो यहाँ लिख दो 2 प्लस a कितना है, a है 2, और t कितना है
टी है 5, तो 5 दूनी 10, 2 12, तो 12 मीटर पर सेकेंड उसकी ये वेलोसिटी होगी फाइनल। अच्छा डिस्टेंस निकालना है तो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दो। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन अगर लगाओगे तो सेकेंड ऑफ मोशन है x इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो u कितना है, u आपको पता है 2 है, और t कितना है 5 है, प्लस हाफ a कितना है, a है 2, t कितना है 5 का स्क्वायर, तो ये 2 2 5 दूनी 10 प्लस 25 35 मीटर पर सेकेंड, 35 मीटर पर सेकेंड कह रहे हैं। तो आपको एक्स डी भी आ गया, कितना आ गया 35 मीटर, और ये फाइनल वेलोसिटी भी आ गई, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये आ गया 12 मीटर पर सेकेंड, और ये डिस्टेंस कितनी आ गई 35 मीटर। तो अब मिटा देंगे, ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा, ये इसमें कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। अब जैसे अगर हमें 2 चीज़ आ गई, तो अगर हम आपसे कहें कि बताओ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी थी, K1 कितना था। इनिशियल का मतलब जब चलना शुरू करा यहाँ पे, उस समय इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी है, तो आप कहोगे सर हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम है सर 2 और v है 2 का स्क्वायर, 2 से ये 2 कट गया तो 4 जूल आ रहा है। कितना आ रहा है 4 जूल आ रहा है। K2 कितना होगा, तो K2 क्या कहोगे हाफ m, इसको v1 लिख लेते हैं, हाफ m v2 स्क्वायर, तो हाफ m है 2 ही, m तो बदलेगा नहीं, m तो मास वही होगा, और v कितना है 12, तो 12 गुणे 12 हो जाएगा, 12 गुणे 12 हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो आ गए 144 जूल। तो अगर हम कहें चेंज कितना आया, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा में परिवर्तन, गतिज ऊर्जा में परिवर्तन कितना आया, तो आप कहोगे चेंज इन सर काइनेटिक एनर्जी आ रहा है 144 माइनस 4 यानी 140 जूल आ रहा है सर। कोई दिक्कत नहीं सर, सही लग रहा है एकदम बढ़िया। अच्छा ठीक है। अच्छा एक चीज़ और करके देखते हैं, फोर्स कितना लग रहा है आपसे कहा जाए, तो बल जो है यानी फोर्स जो है, फोर्स बराबर न्यूटन के सेकेंड लॉ से होता है m इंटू ए। m कितना है 2, a कितना है 2, तो 2 दूनी 4, तो 4 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। अच्छा ठीक है सर एकदम सही। डिस्प्लेसमेंट कितना है, विस्थापन कितना है 35, तो वर्क डन जो होगा, वर्क डन कितना होगा, वर्क डन होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, F इंटू डी। तो F कितना है, F आ रहा है 4 और D आ रहा है 35, मल्टीप्लाई कर दो तो क्या 140 ही आएगा। तो अब ये 140 सेम है, तो आपको एक चीज़ समझ में आ रही है, इसका मतलब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू द वर्क डन, इज इक्वल टू द वर्क डन बाई फोर्स, वर्क डन बाई फोर्स, वर्क डन बाई फोर्स। हम एक से ज़्यादा फोर्स भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। सो दिस इज कॉल्ड वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एंड एनर्जी का एक थ्योरम है, एक मिक्सअप है, कि अगर हम कोई फोर्स के द्वारा, मतलब अगर हम कोई फोर्स लगा रहे हैं और उसके द्वारा जो भी वर्क हम करेंगे, वो सारे के सारे वर्क जो हैं, वो सारे के सारे कार्य जो हैं, वो काइनेटिक एनर्जी में जो चेंज होगा उसके बराबर। कंफ्यूज मत होना, काइनेटिक एनर्जी के बराबर नहीं होंगे, काइनेटिक एनर्जी में जो चेंज होगा, काइनेटिक एनर्जी में जो परिवर्तन होगा, जो गतिज ऊर्जा में परिवर्तन होगा, उसके बराबर होगा, होना चाहिए, दिख भी रहा है। सो दिस इज कॉल्ड वर्क एनर्जी थ्योरम। कार्य ऊर्जा प्रमेय, कार्य ऊर्जा प्रमेय कहती क्या है, एकदम सिंपल, ये कभी कभी सवालों को बहुत आसान बना देगी, हम लोग करेंगे एक एक करके समझेंगे, लेकिन हमको यहाँ पे ये समझना है ये कौन सा फोर्स, तो ये सभी बलों द्वारा, ऑल वर्क डन बाई, अब यहाँ पे थोड़ा सा एक जोड़ देना चाहिए, ऑल फोर्सेस अप्लाई ऑन द बॉडी, अप्लाई ऑन द बॉडी, अप्लाई
ऑन द बॉडी। इसका मतलब है जो भी बॉडी आप लिए हो उस पे जितने भी फोर्सेस लग रहे होंगे बाहर से, है ना, उसकी बात हम अगर कर रहे हैं तो उस पे जितने भी फोर्सेस बाहर से लग रहे होंगे वो सभी मिलके जो वर्क करेंगे वो काइनेटिक एनर्जी में चेंज के बराबर होगा। इट मीन्स हमें सबको क्या लेना है, ऑल फोर्सेस। ऐसा नहीं है कि एक फोर्स पकड़ लिया और उससे देख लिया, नहीं, उस बॉडी पे जितने भी हो सकता है कई ज़्यादा लगे। जैसे कहोगे सर mg भी तो लग रहा था नीचे, ऊपर नॉर्मल लग रहा था, या तो सर इसको क्यों नहीं लिया? भाई ये भी तो फोर्स लग रहा है, लेकिन अगर हम ध्यान से देखें तो जो नीचे mg लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट आगे हो रहा है तो इसके द्वारा कोई वर्क ही नहीं हो रहा, तो इसलिए नहीं लिया। नॉर्मल फोर्स के द्वारा भी कोई वर्क नहीं हो रहा क्योंकि वो भी 90 है, तो वर्क तो सिर्फ यही वाला फोर्स करेगा। तो अगर यही फोर्स करेगा वर्क तो हम यही ले लिए, इन दोनों को ले लेते वो जीरो हो जाता। लेना चाहिए था, आप ऐसे समझो, बट नहीं लिया, ऐसा कोई मतलब गुनाह नहीं हो गया, है ना। क्लियर कट आपको समझ में आना चाहिए दैट कि हमें एकदम क्लियर कट, एकदम कोई कंफ्यूजन दिमाग में नहीं होनी चाहिए कि अभी हम लोग करेंगे भी क्वेश्चंस कुछ कर लेंगे कि अगर कोई बॉडी पे जितने भी फोर्सेस अप्लाई हो रहे होंगे बाहर से, जितने भी फोर्सेस अप्लाई हो रहे होंगे उन सभी का जो टोटल वर्क होगा वो काइनेटिक एनर्जी में चेंज के बराबर होगा। क्लियर कट दिमाग में पिक्चर बन जानी चाहिए, एकदम कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो मिटाते हैं, आगे देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, एकदम समझो। अभी हम करेंगे क्वेश्चन तो आसान से दिखाऊंगा मैं करके कि अच्छा देखो ये ऐसे होगा, तो कहोगे हाँ सर ठीक है, सही लग रहा है। मान लो कि अगर हम आपसे कहें कि मान लो एक बॉडी है, आसान से 2 किलोग्राम की, फिर से वही क्वेश्चन, 2 किलोग्राम की ऑब्जेक्ट है, ठीक है, 2 किलोग्राम का ऑब्जेक्ट है, कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं है। स्टार्ट कर रहा है तो इस समय इनिशियल वेलोसिटी मान लो प्रारंभिक वेग 0 है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ रहा है। आपसे पूछ रहा है बताओ 5 सेकंड के बाद इस बॉडी का क्या वेग होगा, क्या वेलोसिटी होगी, ये पूछ रहा है, ठीक है। एक इस पे आगे की तरफ फोर्स लग रहा है, मान लो 10 न्यूटन, कितना लग रहा है 10 न्यूटन, और मान लो पीछे लग रहा है फोर्स 5 न्यूटन। अब ये 5 न्यूटन कौन लगा रहा है ये अभी हम नहीं जा रहे, बट लग रहा है मान लो 5 न्यूटन का फोर्स। एक आगे लग रहा है 10 न्यूटन, पीछे लग रहा है 5 न्यूटन, और बॉडी आगे जा रही है। अब आपसे पूछ ले बताओ कितना वर्क डन, मतलब 5 सेकंड में आगे जा रही है, 5 सेकंड के बाद आपसे पूछ रहा है कि बताओ कितना जो है वो डिस्प्लेसमेंट करेगा, या कितना वो वेलोसिटी उसकी कितनी होगी, ये पूछ रहा है आपसे, ठीक है। ऐसा कुछ को पूछ रहा है तो क्या करोगे? या आपसे पूछ लेता क्या वर्क डन होगा, जैसे क्वेश्चन कई तरह से पूछा, लेकिन चलो इतना ही लेके चलते हैं, ठीक है, ये समझ में आ रहा होगा। तो हमें निकालना है इस वेलोसिटी v को। तो एक तो तरीका है कि भाई 10 आगे लग रहा है 5 पीछे लग रहा है, तो इस पे जो रिजल्टेंट फोर्स लगेगा, टोटल फोर्स लगेगा, वो 5 ही लगेगा आगे की तरफ, और बॉडी का मास कितना है 2 है, तो जो फोर्स होता है वो नेट फोर्स जो होता है वो बराबर ma होता है। तो नेट फोर्स कितना लग रहा है, टोटल फोर्स कितना लग रहा है, टोटल 5 लग रहा है, मास कितना है 2 इंटू a, तो a कितना आ जाएगा 2.5 आ जाएगा कि नहीं। अच्छा a अगर 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है तो हमको a पता चल गया, हमको क्या पता चल गया, a पता चल गया। अगर हमको a पता चल गया तो हम ये देख सकते हैं कि 5 सेकंड में कितना वो डिस्प्लेस होगा, जैसे x बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो u कितना है, u तो 0 है, तो ये तो पूरा 0 हो जाएगा, हाफ a कितना होगा, a है, a अभी हमने निकाला 2.5 इंटू t कितना है 5 का स्क्वायर, तो 5 गुणे 5। तो ये थोड़ा सा टफ सा लगने लग रहा है, एक काम करते हैं, तो चलो ठीक है ना, इतना रख देते हैं, तो ये आ जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, सॉल्व करोगे तो 25, तो 25 गुणे 2.5/2 ऐसा कुछ आ रहा है, ये डिस्प्लेसमेंट आ गया। तो अब हमें पता है कि काइनेटिक एनर्जी में चेंज यानी K2 माइनस K1 वो होगा वर्क डन के बराबर। अब वर्क डन कौन सा, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस, वर्क डन बाय
ऑल फोर्सेस, सभी बलों द्वारा कुल कार्य, इसके द्वारा भी, इसके द्वारा भी, सबके द्वारा। तो अगर हम टोटल फोर्स देखेंगे तो हम ये कह सकते हैं वर्क डन बाई टोटल फोर्स जो है वो 5 है। 10 के द्वारा भी कार्य हो रहा है, उसमें 5 के बराबर द्वारा भी कार्य हो रहा है। तो वर्क डन हम क्या लिखेंगे? वर्क डन लिखेंगे फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स कितना लग रहा है? 5 का, तो 5, तो डिस्प्लेसमेंट कितना है? 2.5 इंटू 25 इंटू 2.5/2। और काइनेटिक एनर्जी में चेंज K2 माइनस K1। K1 कितना है? तो K1 तो इनिशियल है, इनिशियल वेलोसिटी 0, तो हाफ m कितना है? 2 इंटू v का 0 का स्क्वायर, तो ये तो 0 होगा। तो K1 यानी इनिशियल, K2 माइनस फाइनल, ये K2 देगा और ये K1 देगा। तो K1 तो 0 हो गया ना, K1 तो 0 हो गया क्योंकि इनिशियल तो 0 है ना भाई, ये वेलोसिटी 0 है तो काइनेटिक एनर्जी तो ऑटोमेटिकली 0 हो जाएगी। और K2 को क्या लिख सकते हो? K2 को लिख सकते हो हाफ m कितना है? 2 इंटू वी का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 इंटू 2.25 इंटू 2.5/2। तो ये 2 से 2 कट गया। अब इसको v का वैल्यू आप आराम से निकाल दोगे यहाँ पे, अंडर रूट में 25 का अंडर रूट 5 आ जाएगा, 2.5 1/10 होगा, 5 तो देखो आराम से हो जाएगा, बाई 10 होगा, 5 2 ज़ा 10 कर लो, तो v अंडर रूट आ जाएगा, अंडर रूट 25 इंटू 25/2 इंटू 2। 25 का 25 बाहर, अपॉन 2 बाहर, तो 25/2 आएगा मीटर पर सेकंड। तो आ गया नहीं 12.5 मीटर पर सेकंड। तो इस तरह से भी निकाल सकते थे। और v बराबर u प्लस 80, आप कहोगे सर v बराबर u प्लस 80 तो आसान है, बट हर जगह आसान नहीं होता ना, कहीं कहीं आपको वही चीज़ टफ लग सकती है। तो हमको तो ये समझना है कि अच्छा हाँ, इसके द्वारा सभी फोर्सेस को द्वारा देखना है, मतलब ऑल फोर्सेस, कुछ नहीं सोचना, सभी बलों द्वारा कितना कार्य हो रहा है वो आपको देखना है, और वो जो होगा वो काइनेटिक एनर्जी में चेंज के बराबर होगा। कुछ और क्वेश्चंस कराएंगे हम, मौका मिलेगा जैसे जैसे। फिलहाल ये आपको बेसिक समझ में आना चाहिए। लेकिन अभी तक हमने जो बात की वो कांस्टेंट फोर्स के लिए की। अब थोड़ा सा देख लेते हैं कि अगर फोर्स वेरिएबल हो, फॉर वेरिएबल फोर्स के लिए क्या करेंगे। फोर्स अगर वेरिएबल होगा, जैसे सपोज करो कि काइनेटिक एनर्जी K है, K इज इक्वल टू हाफ mv², ठीक है। और हम इसको क्या करते हैं, टेक डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन मतलब अवकलन विथ रिस्पेक्ट टू t, यानी हम t के सापेक्ष इसका अवकलन कर देते हैं। क्या कर देते हैं? अवकलन। अवकलन लेना सबको आता है, थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, बहुत बच्चों को थोड़ा सा टफ लग सकता है। तो इसका जब हम अवकलन करेंगे तो डी के, टी के सापेक्ष करना है, डी के बटे डी टी बराबर हाफ डी बटे डी टी, और किसका कर रहे हो? हाफ mv²। अभी हमें पता है इसमें जो जो चीज़ें कांस्टेंट होती हैं वो बाहर आ जाती हैं, तो आधा तो कांस्टेंट होगा, बाहर आ गया, m भी कांस्टेंट होगा तो m भी बाहर आ गया, तो हाफ m बाहर आ जाएगा, d बटे डी टी v² का करोगे। अब v² का अवकलन करोगे तो पहले तो जैसे t² का अवकलन 2t होता है, x² का अवकलन 2x होता है, ऐसे v² का अवकलन 2v, फिर v का करोगे ऐसे करोगे हाफ m 2v dv बटे dt, यहाँ से 2 से 2 कट जाएगा तो आ जाएगा mv dv बटे dt, और m dv बटे dt को अगर एक साथ ले लें तो dk बटे dt इज इक्वल टू m dv बटे dt इंटू v, या डॉट प्रोडक्ट भी लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है। तो यहाँ पे m dv बटे dt, dv बटे dt क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। तो m dv बटे dt है क्या? फोर्स है, और वो भी कौन सा फोर्स? स्पर्श रेखीय बल है। अब स्पर्श रेखीय बल का मतलब समझ रहे हो? वो बल जो विस्थापन करे तो उसके इसी दिशा में लगे, या आप यूँ कह सकते हो जो वर्क जो वेलोसिटी की डायरेक्शन में, तो इसको हम बोलेंगे स्पर्श रेखीय बल। जैसे अगर हम कहें आपसे कोई बॉडी सर्कुलर मोशन कर रही है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, तो एक सेंटर की तरफ एक्सीलरेशन लगता है, इसे बोलते हैं AC,
सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, फोर्स भी इस डायरेक्शन, बॉडी इधर जा रही है, तो ये वाला नहीं, हमें कौन सा लेना है, जिस डायरेक्शन में जा रही है बॉडी उसी डायरेक्शन में अगर फोर्स लग रहा होगा तो हम कहेंगे वो स्पर्श रेखीय बल है, क्योंकि जिस डायरेक्शन में जा रही है उसी डायरेक्शन में लग रहा है, या उसके अपोजिट भी लग सकता है, कोई इशू नहीं है। तो स्पर्श रेखीय बल, या इसको बोलते हैं टेंजेंशियल फोर्स। क्या बोलते हैं, टेंजेंशियल फोर्स। तो Ft इंटू वी, F2 इंटू डॉट वी, एंड दैट इज इक्वल टू डी के अपॉन डी टी। तो यहाँ से देखो तो डी के अपॉन डी टी इज इक्वल टू एफ टी, और डी टी को क्या लिख सकते, डी वी को लिख सकते हो डी एक्स अपॉन या डी आर अपॉन डी टी। डी आर कुछ नहीं है, डिस्प्लेसमेंट है, डी आर डिस्प्लेसमेंट है, अपॉन डी टी, डी टी डी टी कट जाएगा तो डी के आ जाएगा एफ डॉट डी आर, एफ डॉट डी आर। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ, अब इसको अगर हम डिफ्रेंशिएट कर दें, मैं मिटा रहा हूँ, समझ ही लाओगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं। तो अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट कर दें, इंटीग्रेट कर दें, जैसे ये क्या आ रहा है, डी के इज इक्वल टू एफ डॉट डी आर, एफ डॉट डी आर, इसको इंटीग्रेट कर दो बस। तो ये हो जाएगा क्या, डी के अपॉन डी टी इंटीग्रेट करोगे तो के टू माइनस के वन यू कैन राइट ना, 1 से 2 कर रहे हो, 1 से 2 कर रहे हो, ऐसा कुछ, तो दिस इज, एंड दिस इज इक्वल टू एफ डॉट डी आर। एफ डॉट डी आर कुछ भी हो सकता है, जैसे एफ बहुत सारे फोर्सेस हो सकते हैं, कि मान लो हम कहें किसी बॉडी पर, कोई बॉडी है ये, इस पे एक फोर्स इधर लग रहा है F1, एक फोर्स इधर लग रहा है F2, एक फोर्स इधर लग रहा है F3, एक फोर्स इधर लग रहा है F4, ऐसे करके बहुत सारे फोर्सेस, F5, ऐसे बहुत सारे फोर्सेस लग रहे हैं। तो हम कह सकते हैं ना, ये जो वेक्टर समेशन है F फोर्स का, वो F1 का प्लस F2 का प्लस F3 का प्लस F4 का प्लस F5 का, ऐसे है सबका वेक्टर समेशन। वेक्टर समेशन है कि नहीं, सदिश योग है, तो हम इसकी जगह लिख सकते हैं ये, दिस इज K2 माइनस K1 इज इक्वल टू समेशन F1 डॉट डी आर प्लस F2 डॉट प्लस F2 डॉट डी आर प्लस F3 डॉट डी आर प्लस F4 डॉट डी आर प्लस F5 डॉट डी आर। ठीक है, इस तरह से होगा। तो हमें समझना ये है, बहुत हेडक नहीं लेना कि अरे ये क्या पढ़ा दे रहे हैं, कुछ नहीं, एकदम सिंपल, एकदम सिंपल, कि इंटीग्रेशन कहाँ से आ गया, सब कहाँ से, एकदम कुछ नहीं। बस आपको एक सिंपल सोचना है कि भैया जो डी के है ना, वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है, और वो किसके बराबर है, वर्क डन के। फिर से और समझे, तो हम लोग ये देखेंगे कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इंटीग्रेटेड निकालते हो वक्त एफ डॉट डी आर। अब ये एफ जो है वो ऑल फोर्सेस हैं, ऑल फोर्सेस के द्वारा जो वर्क होगा दैट इज एफ, ऑल फोर्सेस, सब तरह के, उसमें घर्षण बल, सब तरह के स्पर्श रेखीय जो, लेकिन हमको ये समझना है कि ये जो एफ है वो एक्चुअल में स्पर्श रेखीय बल है। कौन सा बल है, स्पर्श, मतलब जो उस बॉडी के मोशन की डायरेक्शन में हो, जो बॉडी जिधर जा रही है उस डायरेक्शन में, दैट इज एफ टी। अच्छा, समझने वाली बात भी है कि एफ टी डॉट डी आर कर रहे हो तो वही लोगे जो उसके डायरेक्शन में होगा। एफ टी डॉट का मतलब ही यही हो जाता है, दैट इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, सो दैट इज एफ टी। तो हमको ये समझना है एफ डॉट डी आर, एफ इज द समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस, यहाँ पे एफ टी नहीं लेंगे, गलत लिख रहे हैं। एफ इज इक्वल टू F1 प्लस F2 F5 तक हो सकता है, बहुत सारे फोर्सेस इस तरह से लग रहे हो, सबके द्वारा वर्क डन होगा, तो ये वर्क डन प्लस ये वर्क डन प्लस ये वर्क डन प्लस ये वर्क डन प्लस ये वर्क डन। अब कोई नेगेटिव भी हो सकता है, कोई पॉजिटिव भी हो सकता है, वो एक अलग इशू है, बट और सभी के द्वारा जो टोटल वर्क डन होगा वो नेगेटिव भी हो सकता है, नो डाउट। अगर ये नेगेटिव है तो माइनस भी करोगे, तो जो टोटल वर्क डन होगा वो उस बॉडी की काइनेटिक एनर्जी में चेंज के बराबर होगा। सिंपल, मतलब आपने सब तरह के फोर्स लगा लिए, बॉडी यहाँ से खिसक के यहाँ गई, कितनी एनर्जी है, कितनी काइनेटिक एनर्जी में चेंज आया, ये हम निकाल सकते हैं तुरंत का तुरंत, अगर हमको वेलोसिटीज पता हो तो। मेरी बात समझ में आ रही है?
और हमको वेलोसिटीज पता हो तो हम इजीली सभी फोर्सेस के द्वारा वर्क डन भी तुरंत आसाम से निकाल सकते हैं। अगर हमको ये जैसे अगर हमको फाइनल K2 पता हो, K2 मतलब बाद की काइनेटिक एनर्जी, K1 मतलब पहले की काइनेटिक एनर्जी, और दोनों में अंतर पता हो तो हम तुरंत टोटल वर्क डन निकाल सकते हैं। हमको इतना सब कुछ करने की जरूरत नहीं होती। तो वर्क एनर्जी थ्योरम क्या बताता है, अगर आप अपने शब्दों में लिखोगे तो वर्क एनर्जी थ्योरम क्या होगा कि अगर किसी बॉडी पे बहुत सारे फोर्सेस कार्य कर रहे हों, वर्क कर रहे हों, तो वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस, सभी बलों द्वारा जो कुल कार्य होगा, टोटल वर्क डन होगा, वो बराबर होगा किसके, काइनेटिक एनर्जी में चेंज के बराबर होगा। मेरी बात समझ में आ रही है? दैट इज इक्वल टू द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी K2 माइनस K1। तो इस तरह से हम लोग इस चीज़ को करेंगे। आई होप मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी कुछ हद तक। अभी हम लोग ने पूरा अभी भी नहीं किया है, अभी बहुत कुछ सीखना इसमें बाकी है, फिर भी बहुत हद तक समझ में आया होगा। हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, न्यूमेरिकल करेंगे, तब समझाएंगे और वर्क एनर्जी थ्योरम को अच्छे से बेहतर तरीके से समझेंगे। बाकी आप बुक में से क्वेश्चंस लगाओ तो उसमें भी आपको तमाम क्वेश्चन वर्क एनर्जी थ्योरम पे मिलेंगे। बट आप एक दिमाग में बांध लो कि ये जो थ्योरम है ये आपको बेहतर से बेहतर तरीके से समझ लेनी है। क्यों? क्योंकि ये इतनी इम्पॉर्टेंट थ्योरम है, बहुत सारी चीज़ों को ये बहुत आसान कर देती है। अगर आपको ये सही से समझ में आ जाए तो जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि भैया हम सभी फोर्सेस द्वारा वर्क डन देखेंगे। कहोगे सर सभी फोर्सेस द्वारा वर्क डन मतलब ये लगा फिर उसके बाद में लगा, ऐसा नहीं, सब एक साथ लग रहे हो, F1 F2 F3, मतलब कोई इधर लगा रहा है, 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 तो सबके द्वारा जो उसको खिसकाने, भाई ये भी करेगा काम, ये भी काम करेगा, ये भी काम करेगा, सब काम करेंगे ना यहाँ से यहाँ तक ले जाने में। तो जो टोटल वर्क डन होगा बाय ऑल द फोर्सेस, वो हम बात कर रहे हैं। वो जो वर्क डन होगा वो उसकी बॉडी के काइनेटिक एनर्जी में चेंज के K2 माइनस K1 के बराबर होगा। मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी आई होप। ध्यान से सुनना, ध्यान समझना, आपको समझ में आएगा। ऐसा कुछ मैंने बहुत टिपिकल सा कुछ नहीं सिखाया आपको। बाकी इसके नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं इसके क्वेश्चंस पहले करवाऊंगा, फिर हम लोग बात करेंगे कैसे कि जो है अगर हम लोग इंटरनल फोर्सेस को लेके चलें तो वहाँ काइनेटिक एनर्जी वर्क एनर्जी थ्योरम कैसे काम करती है। एक और रूप देखेंगे वर्क एनर्जी थ्योरम का छोटा सा। हो सकता है मैं वो वीडियो उतना ही बनाऊँ। फिर नेक्स्ट वीडियो हमारा होगा संरक्षी, यानी कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव। बहुत अच्छे से समझाऊंगा कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव है क्या एंड हाउ टू फील दैट। कैसे कब समझोगे कि कौन कंजर्वेटिव है कौन नॉन कंजर्वेटिव है, उसको बेहतर तरीके से समझेंगे। फिर उसके बाद हम लोग पोटेंशियल एनर्जी देखेंगे, कैसे ऊर्जा कैसे काम करती है, क्या होती है, और फिर हम लोग आएंगे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में। इतना चीज़ बताने के बाद मैं आपको एक चीज़ और सिखाऊंगा। अगर कोई वर्टिकल प्लेन में, वर्टिकल मतलब ऊर्ध्वाधर तल में, अगर हम किसी रस्सी को सर्कुलर घुमाते हैं तो उसके हर पॉइंट पर क्या वेलोसिटी होगी, कितनी वेलोसिटी होनी चाहिए, कितनी एनर्जी होगी, हम ये सब के लिए भी एक इक्वेशन फाइंड करेंगे। टेंशन के लिए, इसके लिए, उसके लिए आसानी से फाइंड करेंगे सिंपल तरीक़ों से। तो आई होप आपको ये सब चीज़ें समझ में आई होंगी जो मैंने आज आपको बताई है बेहतर तरीके से। बाकी डिस्कस हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आई होप मेरी एक बात फिर से ध्यान रखो, वीडियोस को ध्यान से सुनो, ध्यान से समझो, तो एक भी बात आपको फर्जी नहीं लगेगी। हर एक चीज़ एकदम क्रिस्टल क्लियर आपको होता जाएगा। बाकी आपकी अपनी पढ़ाई भी बहुत महत्वपूर्ण होती है। आप बुक से पढ़ो, समझो, फिर से वीडियो देखो, फिर से समझो, आपको समझ में आएगी। ओके, चलो बाय, बेस्ट ऑफ लक।